हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की, छोटी हो या बड़ी हो, इससे प्रश्न बनते ही हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र से ना बने। तो सबसे पहले हम संस्कृत के जो आचार्य कवि हैं उनका सामान्य परिचय देखते हैं कि वह कब कब पैदा हुए थे और कौन सी उनकी रचना है। अगर जो ये टेबल आप याद कर लेंगे तो इसी से संबंधित घुमा फिरा के पूरे ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर जो एक बार याद कर लो चीज़ें तो वह इधर से उधर मोड़ मोड़ के सब प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले जो संस्कृत के आचार्य हैं उनकी हम रचनाएं, उनका जन्म समय और उनका कालक्रम क्या है यह देखते हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि हैं। भरत मुनि इनका समय है दूसरी शती और इनका जो ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। और क्या इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यह रस संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न इनके बारे में पूछ लेता है, किसी के भी बारे में पूछ लेगा कि यह किस संप्रदाय से संबंधित है। 3-4 कवियों का नाम, जैसे यही नीचे 3 कवियों का नाम दे देगा, वाम, दंडी, उद्भट, और पूछ लेगा कि यह किस संप्रदाय से संबंधित है। इसमें से कौन रस संप्रदाय से संबंधित है या कौन रस संप्रदाय से संबंधित नहीं है, कौन अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो भरत मुनि का जो जन्म है वह समय है दूसरी शती है और इनकी जो रचना है, इनका जो ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। आगे है भामह, इनका समय छठी शती है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह अलंकार संप्रदाय से संबंधित है और यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। हमने इन सब कवियों के, संस्कृत के जितने भी कवि हैं, मैंने इनके जन्म की और जो लोग एक ही जैसे सती में पैदा हुए थे सबकी एक ट्रिक बना रखी है। अगर जो आपको इनका जन्म ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के वह देख सकते हैं। आगे है दंडी, इनका समय 7वीं सदी है और इनका ग्रंथ है काव्यादर्श। उद्भट और दंडी भी अलंकारवादी आचार्य हैं। 8वीं शती काव्यालंकार सार संग्रह, उद्भट का जो है काव्यालंकार सार संग्रह है ग्रंथ है। आगे है वामन, इनका समय है 8वीं शती और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। जो संस्कृत के आचार्य कवियों का ग्रंथ है वो कठिन है, उसको याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काव्यालंकार किसी का सूत्र है, किसी का काव्यालंकार सार संग्रह है, किसी का काव्यालंकार है। तो ये हमें याद करना ही पड़ेगा ताकि परीक्षा में आए तो हम आसानी से लिख दें। आगे है रुद्रट, इनका समय है 9वीं शती और काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। आनंदवर्धन 9वीं शती धन्यालोक। राजशेखर 10वीं शती काव्य मीमांसा। भट्टतौत 10वीं सदी काव्य कौतूह। अभिनवगुप्त 10वीं सदी तंत्रालोक इनकी रचना है। इससे कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे कि प्रश्न तंत्र रचना दे देगा कि तंत्रालोक की किसकी रचना है, कवियों का नाम दे देगा, या कई सारी रचनाएं दे देगा, 4 रचनाएं दे देगा, उसमें पूछ लेगा अभिनवगुप्त की रचना कौन सी है। ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछते हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो प्रश्न कैसे भी पूछे तब हम उसे आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। आगे है कुंतक, इनका समय 10वीं सदी और ये वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। धनंजय 10वीं सदी, 10 रूपक इनका ग्रंथ है। महिम भट्ट 11वीं शती व्यक्ति विवेक। भोजराज 11वीं शती सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश इनका ग्रंथ है। आगे क्षेमेंद्र
11वीं शती कवि कंठाभरण। ये संस्कृत के आचार्य जो हैं इनका जन्म थोड़ा कठिन, नाम भी कठिन है और बार बार हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि दे देगा 11वीं शती में कौन किनका समय है और कवियों का नाम दे देगा। इसीलिए हम जब ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं तो वह हमेशा हमें याद रहता है और पेपर में जब आता है तो हम उसे याद कर सकते हैं। मम्मट 11वीं शती काव्य प्रकाश। रुयक 12वीं शती अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र 12वीं शती अलंकार रत्नाकर। वाग्भट प्रथम 12वीं शती वाग्भट्टालंकार। हेमचंद्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र का काव्यानुशासन के बारे में बहुत पूछा जाता है। इन्हें अपभ्रंश की यह इनकी रचनाएं भी हैं और इन्होंने काव्य जो ग्रंथ है यह काव्य के अंग पे काव्यानुशासन इनका जो क्या है व्याकरण ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। तो हेमचंद 12वीं शती काव्यानुशासन। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती नाट्य दर्पण। संस्कृत के आचार्य कम है इसलिए उनकी रचनाएं भी कम है, इसलिए हमें सारी रचनाएं सबकी याद कर लेनी चाहिए। आगे है शारदा तनय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 13वीं शती भाव प्रकाशन इनका है, लेकिन जयदेव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13वीं शती चंद्रालोक। जयदेव इनका एक और ग्रंथ है गीत गोविंद, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जयदेव 13वीं शती के हैं। चंद्रालोक। विश्वनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14वीं शती साहित्य दर्पण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्वनाथ है। विश्वनाथ, जयदेव, जगन्नाथ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं और इन्होंने जो काव्य के बारे में कहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आने की 100% संभावना इन सब की है। एक बार मैं फिर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं उनका नाम बता देती हूँ। विद्याधर 14वीं शती ये कावली। विद्यानाथ है 14वीं शती नाट्य दर्पण। भानुदत्त, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14वीं शती रसमंजरी रस तरंगिणी इनका है। जो विद्यानाथ है इनका नाट्य दर्पण है। रूप गोस्वामी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16वीं शती उज्ज्वल नीलमणि की रचना है। शेखर मिश्र 16वीं शती इनका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है अप्पय दीक्षित, ये इम्पोर्टेंट है। अप्पय दीक्षित 16वीं शती वृत्ति वर्तिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंडित जगन्नाथ, ये 17वीं सदी के हैं। रस गंगाधर तिलक। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं पंडित जगन्नाथ। यह माइंड में रखना चाहिए, अगर जो संस्कृत के आचार्यों का क्रम पूछे और उसमें पंडित जगन्नाथ का नाम दे दे तो यह सबसे अंतिम थे। तो जब अगर जो 17वीं शती दे दे और पूछ ले कि कौन है तो सब यह माइंड में रखना कि ये जो थे सबसे अंतिम थे। तो इनका ऐसे अंदाज से आप ट्रिक के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इधर तो संस्कृत के जितने भी कवि हैं इस टेबल में वह सारे इम्पोर्टेंट हैं। भरत मुनि, भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर भट्टतात, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं। जो आचार्य हैं इनकी रचनाएं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और हेमचंद्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है जयदेव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भानुदत्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूप गोस्वामी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जगन्नाथ हैं। इनकी रचनाएं और इनके जो कथन है ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, तो हमें याद होनी ही चाहिए। और ये परीक्षा में बार बार वही प्रश्न दोहराते हैं
अगर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि घुमा फिरा के जो महत्वपूर्ण कवि और आचार्य हैं और जिनका ग्रंथ महत्वपूर्ण है, बार बार उन्हीं को घुमा के पूछते हैं। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए जितने भी मैंने कवियों का नाम, आचार्यों का नाम बताया, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें इनका समय और इनकी रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे है काव्य के लक्षण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं, यह दे दिया जाता है और पूछ लिया जाएगा कि यह किसके कथन हैं। तो इसमें जितने भी हैं वह सारे, जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट कवियों का नाम बताया, उनकी जितनी भी रचनाएं इसमें आपको मिलेंगी वह सारी इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसीलिए सारा संस्कृत का तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक आप ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे है, पहला है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता। तो आप इसको अपने माइंड में रखने के लिए गद्यम च पद्यम याद कर लेंगे। भाम, गद्यम च पद्यम भाम, इनका एक बार पूरा पढ़ लेंगे। शब्दार्थौ सहितम काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता। तो ये किसका कथन है? आचार्य भामह का। तब आप ऐसे याद कर सकते हैं, गद्यम च पद्यम, शब्दार्थौ सहितम काव्यम गद्यम च पद्यम तद्धिता। यह भामह का कथन है। नीचे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है दंडी का, क्योंकि दंडी जो है प्रसिद्ध कवि हैं तो मोस्ट हो ही जाएंगे। शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। तो इनका आप एक शब्द ध्यान में रख सकते हैं, दंडी व्यच्छिन्ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्योंकि जो संस्कृत है यह थोड़ा कठिन होता है, और हम अगर जो एक की पॉइंट है अपने मन में बैठा लेंगे तो उस की पॉइंट के द्वारा हमें मन में याद रहेंगे चीज़ें। दंडी व्यच्छिन्ना पदावली, ऐसे करके माइंड में बैठा सकते हैं। शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली दंडी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है काव्य शब्दों अयम गूढ़ालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। यह वामन का कथन है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह कथन, ननु शब्दार्थौ काव्यम, यह रुद्रट का कथन है। यह भी इम्पोर्टेंट है। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, यह आनंदवर्धन का कथन है। आगे है, अब देखो, अगर जो शब्दार्थों सहितों से आप याद करेंगे तो ऊपर भी भामा का है और नीचे भी, लेकिन तो गद्यम च पद्यम जब याद करेंगे तो वह भामा का कथन है, और शब्दार्थों सहितों याद करेंगे तो यह कुंतक का कथन है। तो ऐसे एक की पॉइंट हमें चुन लेना चाहिए और उसी से हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर का बहुत ही महत्व रहता है। एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं और एक नंबर से वो मेरिट में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखनी चाहिए, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो याद करने का यह थोड़ा एक की पॉइंट है, जिससे आप अपने दिमाग में बार बार, दिन में जैसे एक बार याद कर लिए फिर उसे माइंड में बार बार याद करते रहो तो भूलता नहीं है। तो कुंतक का कथन है, शब्दार्थौ सहितम वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्दिहार्थ कारिणी। यह इनका कथन है। आगे भोजराज का है। ये उतना पेपर में तो मैंने इसको नहीं देखा है, लेकिन फिर भी याद कर लेना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी हमारे कोर्स में चीज़ें रहती हैं वह इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मम्मट का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तद दोषौ शब्दार्थो स गुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो पुनः क्वापि का एक ही पॉइंट अपने माइंड में आप रख करके मम्मट का याद कर सकते। पुनः क्वापि मम्मट। तद दोषौ शब्दार्थो स गुणवान क्लिंकृति पुनः क्वापि मम्मट। तो पुनः क्वापि की पॉइंट मन में बैठा के यह मम्मट, जो क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कथन। आगे क्षेमेंद्र का है, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य संदलंकृति, ये क्षेमेंद्र का है। आगे हेमचंद्र, अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये हेमचंद्र का है। आगे जयदेव का है,
निर्दोषा लक्षणवती सरित गुड़ा भूषणा जयदेव का है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन नीचे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह तो याद होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। विश्वनाथ का ये कई बार परीक्षा में रिपीट किया हुआ वाक्य है। यह वाक्य दे देता है, पूछ लेता है किसका है। लोग जगन्नाथ में और विश्वनाथ में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसीलिए ये वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। आगे है शब्दार्थ व फिर रस्य शब्दार्थ वस्तु पुस्तकाक्त काव्यम विद्याधर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है जगन्नाथ का। विश्वनाथ का जगन्नाथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह जगन्नाथ का है यह। और जगन्नाथ का एक बार अगर जो हम ध्यान में बैठा लेंगे, जगन्नाथ सबसे लास्ट में, तो 17वीं सदी ऐसे। अब ये तो संस्कृत आचार्यों द्वारा दिया गया था। अब हिंदी के विद्वानों ने काव्य के लक्षण क्या बताए, जो हिंदी के कवि हैं उन्होंने काव्य के लक्षण क्या बताए हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं इन्होंने कहा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। काव्य के लक्षण ये बताए हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है, बालकृष्ण भट्ट। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध कथन है। आगे फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके। यह महात्मा गांधी का कथन है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जो साहित्य इतना आसान होना चाहिए कि जिसे चरस खींचता हुआ किसान माने आम जनता भी समझ सके और पढ़े लिखे लोग भी समझ सके। यह महात्मा गांधी का कथन है। आगे प्रेमचंद कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। काव्य के लक्षण के बारे में कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। आगे जो शंकर प्रसाद का कथन है, काव्यात्मक की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत का, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। आगे महादेवी वर्मा का कथन है, कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। यह महादेवी वर्मा का कथन है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। यह महादेवी वर्मा का कथन है। आगे महादेवी वर्मा का एक कथन यह भी है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करा देता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। यह महादेवी वर्मा का कथन है काव्य के बारे में। आगे है डॉक्टर नगेंद्र, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं जो काव्य है वह आत्मा की अभिव्यक्ति, जो कवि और लेखक के आत्मा में मन में जो चीज़ें रहती हैं वह व्यक्त करता है। आगे धूमिल कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह धूमिल का कथन है। आगे अब हम पाश्चात्य काव्य के लक्षण, क्योंकि जो हमारे हिंदी सिलेबस में पाश्चात्य जो विद्वान हैं वो भी हैं, तो पाश्चात्य विद्वानों के बारे में देखते हैं कि वह काव्य के लक्षण क्या बताए हैं।
कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यह कथन डायड्रन का है। नीचे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्सवर्थ का, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है पीवी शैली का। हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं, पीवी शैली कहते हैं। आगे पीवी शैली का ही कथन है, हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं, पीवी शैली। अब नीचे का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन मैथ्यू आर्नाल्ड का, यह कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यह कथन पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू आर्नाल्ड का है, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वर्ड्सवर्थ का और एक तो मैथ्यू आर्नाल्ड का, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है काव्य हेतु, जो हिंदी व्याकरण का एक अंग है। कोई भी कविता लिखने के लिए या कोई भी कृति को रचने के लिए यह उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। काव्य हेतु से तात्पर्य कारण से होता है, अर्थात काव्य लिखने के लिए आवश्यक तत्व, माने वो कौन से कारण हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके लिए कोई भी रचनाकार किसी भी कृति की रचना करता है। तो काव्य हेतु का मतलब है कारण या वे आवश्यक चीज़ें। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतु हैं। जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसमें 3 काव्य हेतु है। प्रतिभा, जिसको शक्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति, अभ्यास, यह 3 काव्य हेतु है। अब प्रतिभा के बारे में देखते हैं। काव्य हेतु में प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया है। प्रतिभा मतलब जो जन्मजात होती है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है भट्टतौत का, यह पेपर में पूछा हुआ कथन है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह भट्टतौत का कथन है। फिर प्रतिभा के बारे में अभिनव गुप्त का कथन है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह अभिनव गुप्त का। जितने भी संस्कृत के ये आचार्यों का कथन है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो संस्कृत के आचार्य हैं और जो भारतीय काव्य शास्त्र है वह एक तो सिलेबस में लगा है, दूसरी ये संख्या में ये लोग कम हैं, तो इनके बहुत कम कथन है जो वही सारी परीक्षाओं में इधर से उधर करके घुमा घुमा के पूछता रहता है। लेकिन तो भट्टतौत का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मम्मट का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह याद होना ही चाहिए क्योंकि यह परीक्षा में बार बार आता है। शक्ति, कवित्व, बीज रूप, संस्कार विशेष, मम्मट। आगे जगन्नाथ का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सा माने प्रतिभा के बारे में, काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, यह इनका कथन है जगन्नाथ का। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। आगे है भिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिभा के भेद किए गए हैं। जो भिन्न भिन्न संस्कृत के आचार्य हैं उनके द्वारा कविता के भेद किए गए हैं। रुद्रट ने कविता के 2 भेद बताए हैं, सहजा, उत्पाद्या। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे जितने भी इसमें हैं मैंने इस वीडियो में लिए, सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा, नेट, LT, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और
लेक्चरार, अदर स्टेट के भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब किसी न किसी पेपर में यह पूछा गया है। तो रुद्रट ने जो प्रतिभा के दो भेद बताए, सहजा, उत्पाद्या। सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है। जो सहजा है वह हमें पिछले जन्म में किए गए जो हमारे अंदर संस्कार थे वह सहजा पिछले जन्म का है। और उत्पाद्या इस जन्म में जो हमने अर्जित किया है, अर्जित प्रतिभा जो है वह अर्जित प्रतिभा वह उत्पाद्य है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो प्रकार बताए हैं, कारित्री, भावित्री। कारित्री का संबंध कवि से है तथा भावित्री का संबंध सहृदय या पाठक से है। हेमचंद्र ने कविता के दो भेद बताए, सहजा और सिद्धिकी। अब आगे व्युत्पत्ति है। जैसे तीन प्रतिभा के तीन भाग हैं कि काव्य हेतु के तीन भाग हैं, उत्पत्ति, प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। तो दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति का है विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही दे देगा। विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रतिभा कहते हैं कि अभ्यास कहते हैं कि व्युत्पत्ति कहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछेगा तो विभिन्न काव्य शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहना। अभ्यास से तो पता ही चल जा रहा है नाम से ही कि अभ्यास। अब जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है? अरस्तु और होरेस अनुकरण मानते हैं काव्य हेतु कि अनुकरण के द्वारा। ये सब मानते हैं कि अनुकरण माने हम सीख करके हम काव्य कर सकते हैं। किसी काव्य की रचना हम सीख के अनुकरण से कर सकते हैं। कांट और हीगल कहते हैं सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण इनके ये काव्य हेतु हैं। एडलर मानव की चिरंतन हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना के लिए काव्य रचना करते हैं। युंग जो है जीवन इच्छा के लिए कहते हैं। आगे है प्रयोजन। काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का उद्देश्य है प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, कि हम किसी भी काव्य को करने के लिए जो कवि काव्य करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसे उससे लाभ क्या मिलता है, तो उसे काव्य प्रयोजन कहते हैं। अब संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य के जो प्रयोजन दिए गए हैं हम उसको देखेंगे। उसके बाद हिंदी के आचार्यों का काव्य प्रयोजन देखेंगे। भरत मुनि ने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें से दे देगा, एक दे देगा या तीन दे देगा तो पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा भरत मुनि का काव्य प्रयोजन नहीं या भरत मुनि ने किसको का प्रयोजन नहीं माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है संस्कृत के आचार्यों का। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी एक काव्य का प्रयोजन माना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भरत मुनि काव्य का प्रयोजन मानते हैं धर्म को, कि कोई भी कवि किसी कृति की रचना करता है तो वह धर्म के लिए करता है, यश प्राप्त करने के लिए, आयु साधक, हितकर, बुद्धि बढ़ाने के लिए, लोक को संसार को उपदेश देने के लिए करता है। यह काव्य का प्रयोजन भरत मुनि मानते हैं। आगे भामह। भामह काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय, कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, यह काव्य का प्रयोजन भामह मानते हैं। वामन कीर्ति और प्रीति को मानते हैं। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, माने काव्य का प्रयोजन जो वामन है वह कीर्ति और प्रीति को मानते हैं। रुद्रट भी पुरुषार्थ चतुष्टय को मानते हैं। अनर्थ का शमन,
विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। रुद्रट काव्य का प्रयोजन यह मानते हैं। कुंतक पुरुषार्थ चतुष्टय, व्यवहार का ज्ञान व परमानंद, अंतस चमत्कार। इसमें से पुरुषार्थ चतुष्टय 3-4 लोगों का है, तो प्रश्न बना देगा कि कौन से विद्वान है पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का प्रयोजन नहीं मानते। जैसे इसमें से नाम दे देगा 3 लोगों का नाम देगा, कुंतक, रुद्रट और वामन और भरत मुनि। तो इसमें से पूछ लेगा कि कौन पुरुषार्थ चतुष्टय को नहीं मानते काव्य का प्रयोजन, तो वामन। ऐसे करके प्रश्न इसका पूछेगा। इससे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है, तो इनका नाम दे देगा, मम्मट का नाम दे देगा। तो भोजराज ने कीर्ति और प्रीति को माना है काव्य का प्रयोजन। ऐसे संस्कृत से प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र से ऐसे ही प्रश्न बनता है। मम्मट ने काव्य का प्रयोजन काव्य यशस्य अर्थ कृति व्यवहार विदेश शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वृत्ते कांता संपत्ति तयो उपदेश युजे, इसको माना है। अर्थात यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर, ये सब चीज़ें माना है। अब हिंदी के जो कवि हैं वो लोग काव्य का प्रयोजन क्या माने हैं, तो कबीरदास मानते हैं तुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, इसको काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आगे जायसी हैं। जायसी ने अपनी पद्मावत में लिखा है, जैसे यह प्रश्न यह दे देगा कथन, तो वो ऐसे भी दे देगा कि जायसी के किस ग्रंथ से है या यह किसका कथन है। तो जायसी ने काव्य का प्रयोजन माना है। आओ मन जान कवित यस कीन्हा मकुर यह रहे जगत मह चीन्हा धन सोई जस कीरति जासु फूल मरे पै मरे न वासु। माने यह कह रहे हैं कि जब सब लोग मैं ना रहूं तब सब लोग हमारी इस यश को, कीर्ति को याद करें। तो काव्य प्रयोजन क्या माने हैं, यश और कीर्ति। और तुलसीदास, इनके बारे में तो प्रश्न ही पूछता है कि स्वांतः सुखाय काव्य प्रयोजन कौन माना है, तो स्वांतः सुखाय तुलसीदास ने माना है। और सबकर हित होई, सबका हित चाहते हैं। तुलसीदास की जो काव्य प्रयोजन है वह कीरत भनित भूल भल सोई सुरसर सम सबकर हित होई, यह सबका हित मानते हैं। और स्वांतः सुखाय भी देखो, नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। इनका काव्य प्रयोजन है स्वांतः सुखाय और सबका हित हो। आगे है कुलपति मिश्र। यह संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई होई कवित चतुरई जगत सम राम बस होई देव रहत घर न वर धाम, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति यह मानते हैं। हरिऔध आनंद अनुभूति मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो मैथिली शरण गुप्त हैं वह काव्य का प्रयोजन उपदेश देना मानते हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल हैं। यह काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं यह काव्य का प्रयोजन सामंजस्य की स्थापना मानते हैं। और यह भी कथन इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा पेपर में। आगे है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं वह 3 भागों में इनका चिंतन है वह माना जाता है। जो कला के लिए यह विद्वान हैं होमर, लोनजाइनस, शिलर, स्टीनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और ब्रैडले इसके समर्थक हैं। कला के लिए ये लोग मानते हैं। होमर, लोनजाइनस इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
और ऑस्कर वाइल्ड। ये लोग कला के लिए मानते हैं काव्य प्रयोजन, और कला जीवन के लिए। यह प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि इसके समर्थक हैं। इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि प्रमुख पाश्चात्य विद्वानों में से कौन लोक मंगलवादी विद्वान है, तो यह इम्पोर्टेंट है। प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय यह लोक मंगलवादी विद्वान हैं। आगे है समन्वयवादी। इन्हें समन्वयवादी कहा जाता है। ये भी लोक मंगल, जो पाश्चात्य के हैं लोक मंगलवादी और समन्वयवादी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। समन्वयवादी कुछ ऐसे चिंतक भी रहे हैं जो काव्य का प्रयोजन, जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक हैं। इन्हें समन्वयवादी आलोचक कहते हैं। तो अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई रिचर्ड्स इसे मानने वाले समर्थक हैं। अगर जो आप पिछली कई सारी किताबें हैं जिसमें पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जितने भी प्रश्न बने हैं वह एक सारे प्रश्नों का संकलन एक जगह करके प्रकाशित किए हैं। तो अगर जो आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे तो इन सब के जो प्रश्न हैं, कई प्रश्न कम से कम 20-30 प्रश्न इसी से बने हुए मिल जाएंगे। तो अगर जो आप एक ही टेबल को याद कर लेंगे तो इससे कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। जितने भी इसमें जैसे पूछ लेगा, कई सारे विद्वान दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन पाश्चात्य विद्वान समन्वयवादी है। तो अरस्तु पूछ लेगा, रस्किन, टॉल्स्टॉय और अरस्तु इसमें से कौन समन्वयवादी विद्वान है। तो समन्वयवादी विद्वान अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड और आई रिचर्ड, ये सब समन्वयवादी विद्वान हैं। अब हमारा यहीं पर यह वीडियो ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। किसी और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी तैयारी के लिए वो हम वीडियो लेके आएंगे कि आप ताकि तैयारी करें और आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ और आपको इसका लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो हमने यह वीडियो बनाया है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने जो संस्कृत के आचार्य हैं उनकी रचनाएं, उनके कथन, ये सब तो हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे तैयारी कर सकें और उनकी भी जो तैयारी हो वो अच्छी हो सके। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।